अब जो कार्ल शॉयर है, ये दावा करते हैं कि उन्होंने पारिस्थितिकीय मॉडल को अपनाया। हालांकि उनका शोध मुख्य रूप से आरंभिक चूल्हों की खोज अथवा खाद्य उत्पादन के केंद्र थे। जो खोज कर रहे थे ना, वो चूल्हा वगैरह क्या पकाते थे नहीं पकाते थे, इंपॉर्टेंट नहीं है उसको जानना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये लाइन, पर्यावरणीय बदलावों ने, यानी जो पर्यावरण बदला है ना, ये किसका कहना है? डेविड हैरिस का। ये पर्यावरण बदला ना, अब मान लीजिए कि जो क्षेत्र में अधिक बाढ़ आती है तो लोग वहां से तो भाग जाएंगे ना, लोग वहां रहेंगे नहीं कि हर साल बाढ़ आती है भागो भाई यहाँ से। अब हर साल कितना घर बनाएंगे, है कि नहीं? तो वहां से पलायन शुरू हुआ और लोग कहाँ पर बस गए? सुरक्षित स्थानों में सारे लोग। तो इस तरह क्या हो गया ना, शहरों की जनसंख्या बढ़ गई। अब देख लीजिए बड़े बड़े शहरों की जनसंख्या आप देख सकते हैं। क्यों? वो सुरक्षित है बाढ़ से, भूकंप से, प्राकृतिक आपदाओं से। और जो जो शहर सुरक्षित है वहां पर आबादी है वो बढ़ गया। तो दुनिया के संक्रमणकालीन भूभाग जैसे जंगल, घास के मैदान, सवाना किसे कहते हैं? घास के मैदान को। नदियां, तट और उच्च और निम्न भूमि के सीमांत क्षेत्रों के बीच बसने के लिए प्रवृत्त किया। लोग बसे वहां पर जो सुरक्षित था, ठीक है। और वहां पर पौधों और जानवरों की बहुत प्रजातियां थी। मैंने अभी कहा कि जंगल, नदी है तो जंगल होगा, नदी है तो घास होगा, और घास है तो वो जो बकरी पाल रहे थे, भेड़ पाल रहे थे, गाय पाल रहे थे, इसको चारा भी मिल गया। तो सब कुछ मिल गया, उसके पालतू जानवर को खाना भी मिल गया, उनको भी खाना मिल गया। तो बताइए वो जगह छोड़ के क्यों जाएंगे? तो वहां पर घर बनाकर वो अस्थायी रह गए। अब घर क्यों बनाया? घर बनाना कब से प्रारंभ हुआ? अपना दिमाग थोड़ा लगाइए, आप बताइए कब से प्रारंभ हुआ घर बनाना? क्यों, कैसे इंसान के दिमाग में कैसे आया कि घर बनाएंगे? अब खुद का दिमाग लगाइए। कुछ चीज़ों को एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे, हम नहीं, तो कुछ चीज़ें आपको खुद से सोचनी होगी। बताइए इंसान ने पहला घर बनाने का प्रयास कब शुरू किया? बताइए। ये तो पूरा पाषाण काल के बाद ही हो गया था सर। नहीं, कब हुआ था? मतलब परिस्थिति बताइए, कब हुआ नहीं था, परिस्थिति क्यों? पहले तो गुफा में अच्छा, रहते थे। वो तो भोजन के चक्कर में सर खाना संग्रहित करने लगे थे ना। हाँ, पूर्वमानव। हाँ, तो भोजन को संग्रहित करने के लिए उनकी आवास पर जरूरत पड़ गई। ठीक है। और नदियों के किनारे वो इसलिए चुनते थे कि वहां पे पानी भी मिलता था, उपजाऊ जमीन मिलता था और सुविधाएं अच्छी उपलब्ध हो जाती थी। वेरी गुड। देखिए सिंपल कहना है कि जब इंसान घुमक्कर थे, है ना, तब वो गुफा में रहते थे, तब उन्हें घर की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो अस्थायी नहीं थे। अब मान लीजिए कुछ देर के लिए कि आप, अच्छा वैसे आप है कहाँ से? उत्तर प्रदेश। कौन? आप? सर मैं जहानाबाद से हूँ, बिहार। जहानाबाद कहाँ? उत्तर प्रदेश। पड़ोसी हूँ, जहानाबाद बिहार में है सर। पड़ोसी हूँ आपका, गया से सटे हुए। अच्छा, गया से बिहार, जहानाबाद, ठीक है। तो देखिए अब आप दिल्ली गए हैं किस चीज के लिए? काम करने के लिए। लेकिन अब मान लीजिए कि आपको मालूम चल जाए कि अब मैं यहाँ पर अस्थायी रहने वाला हूँ, मैं यहाँ से हिलने वाला हूँ नहीं, है ना। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि आपके बेटे की भी नौकरी जो है लग गई दिल्ली में, फाइनल हो गई, और किसी ऐसे डिपार्टमेंट में नौकरी लग गई जो ट्रांसफर कभी होगा नहीं, आजीवन दिल्ली में रहना है। तो आप आश्वस्त हो गए कि मुझे और यहाँ से नहीं जाना है। तो आप वहाँ क्या करेंगे? घर लेने का, फ्लैट लेने का, मकान लेने का कोशिश करेंगे, है ना, कि अब यहीं पर बस जाओ, क्योंकि अब यहीं पर तो जीना है, कब तक रेंट देते रहेंगे। तो उसी प्रकार से जब उन लोगों को मालूम चल गया कि अब तो हमें घुमक्कर वाला जिंदगी जीना है नहीं, अब तो हमें यहीं पर रहना है, क्योंकि खाना पीना जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, है ना। तो वो लोग वहाँ पर अब घर बना लिया। अब वहाँ पर गुफा नहीं था भाई, नदी किनारे कहाँ गुफा मिलेगा, तो भाई यहीं रहो तो घर बनाओ। घर बनाने का प्रयास किया गया, अब आवास बना, घर बन गया, एक से दो से चार, चार से 10 से 100, बस्ती बन गई, बस्ती से गांव बन गया। नदी था तो व्यापार हो रहा था, ट्रेड हो रहा था, दूसरे क्षेत्र के लोग यहाँ आ रहे थे,
फसल लेने के लिए ये लोग वहाँ जा रहे थे, व्यापार शुरू हुआ, पैसा आने लगा तो गांव शहर बना, और पैसा आया तो शहर नगर बना, और पैसा आया तो किलों का निर्माण शुरू हुआ, ईंट पत्थर से घर बनने शुरू हो गए। इस तरह से ना सभ्यता का विकास होता है धीरे धीरे, ठीक है, शनै शनै, है ना, ग्रेजुअली ये काम करता है। तो इस तरीके से ये काम होता है। अपने से ये सब लिखना है बना बना के। बेहतरीन सब्जेक्ट है इतिहास। कुछ पढ़िए, कुछ खुद से लिखिए, है ना। हर बात पुस्तक में होगी या हर बात मैं आपको बताऊंगा, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपको खुद के दिमाग का जो है वो इस्तेमाल करना है। चलिए, पांडे जी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। व्हाट्सएप में ठीक ही बात करती है, क्लास नहीं आती है। अब नेटवर्क का इशू है कि क्या है पता नहीं। ये सब पढ़ना नहीं है, ये सब वही सब दिया हुआ है, किसान खेती वही सब। चलिए, ये तो भाई साहब खत्म हो चुका है। जितना भी इम्पोर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारा सिलेबस कंप्लीट है इसका, है ना। अब हम लोग रुख करेंगे आगे की ओर। इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं करवाना है सर? क्वेश्चन आंसर कीजिए अपने से, हम भेजेंगे, फिर क्वेश्चन बना के भेजेंगे। सर मन नहीं करता है, आप 2 3 4 क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ, तो एक हम क्वेश्चन देंगे आज नहीं, हम क्वेश्चन देंगे कल, क्योंकि शनिवार रविवार को बनाइएगा। आज देंगे तो फिर टाइम लॉस हो जाएगा, है ना। तो हाँ पहले ठीक है सर, आप क्वेश्चन, हाँ मैंने कंसोलिडेटेड क्वेश्चन आप दे दीजिए, उसके बाद उस पे हम काम करेंगे। जिम्मेदारी हो जाती है ना। बिल्कुल, मैं क्वेश्चन देता रहूंगा, क्वेश्चन में दूंगा ही। ऐसे पढ़ने का मन ही नहीं करता। सही बात है और ना टाइम भी नहीं मिलता वैसा। सही बात है, बिल्कुल। चलिए, तो आप देखिए, वैसे आप दे देते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि सर दिए हैं तो कुछ ना कुछ करें। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, क्वेश्चन तो दूंगा ही। तो मेरा भाई बिना इसके क्वेश्चन के हम क्लास लेते नहीं है, क्वेश्चन तो रहेगा ही, फॉर डैम श्योर क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे होगा क्या, अब खतरनाक खेल होने वाला है। विभिन्न क्षेत्रों में आरंभिक कृषि, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अब खेती शुरू। अभी मैंने कहा ना, बीज ले जाना, ये ले जाना शुरू हो गया। अब खेती का नॉलेज ना लगभग आ चुका था, पूरा नहीं। प्रारंभिक कृषि, आरंभिक या प्रारंभिक, शुरुआती खेती, परिपक्वता नहीं थी, परिपक्व नहीं हुए थे, बस मालूम चला था कि खेती ऐसे होता है, फसल ऐसे उगाते हैं, और भी सीमित, और कुछ ही चीज़ों की फसलें, सभी चीज़ों की नहीं, कुछ फसलें। आइए पश्चिमी एशिया में कृषि का आरंभ। पश्चिमी एशिया मतलब इधर ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, दुबई, ये सब जगह, ठीक है, भारत का कुछ हिस्सा। पुरातत्ववेत्ताओं, यानी जो पुरातत्व को लेकर रिसर्च करते हैं, और अन्य विशेषज्ञों का ध्यान और शोध पश्चिमी एशिया पर बहुत केंद्रित रहा। यानी जितने भी बड़े बड़े इतिहासकार हुए हैं ना, वो इस क्षेत्र का वो अध्ययन कर रहे थे, जो आरंभिक कृषि को समझने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराता है। समझिए, आरंभिक खेती का मतलब इस रीजन में ही आपका क्या बोलते हैं, पश्चिम एशिया में ही जो है वो शुरू हो गया था, है ना। गॉर्डन चाइल्ड, इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। रॉबर्ट ब्रैडवुड, लुइस बिनफोर्ड, कैंट फ्लैनरी, एथनी मूर और ओफार बार योसेफ समेत अन्य बहुत से विद्वान आरंभिक कृषि पर विभिन्न परिप्रेक्ष्य से बहस कर चुके हैं। किसी ने कुछ दिया मत, किसी ने कुछ बताया। उनके विचारों में भेद होने के बाद भी, क्योंकि सबके विचार अलग अलग थे, जैसे कि इकाई 4 में हमने देखा कि इन सभी विद्वानों के शोधों ने आरंभिक अधिवासियों द्वारा भू परिदृश्य को मानव के रहने लायक बनने में उल्लेखनीय प्रगति के रूप में इस क्षेत्र की प्रचुर समृद्धि पर प्रकाश डाला। कि ये जहाँ पर खेती की शुरुआत सबसे पहले हुई होगी, समृद्धि तो सबसे पहले वही हुआ होगा। सिंपल सा फंडा है, समझने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। भूवैज्ञानिक जेम्स हेनरी ब्रस्टेड, सारे वैज्ञानिक यार या तो ईसाई या तो यहूदी, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। भारत के लोग वगैरह जो है, मुसलमान, हिंदू, ये सब यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों जानते हैं? धर्म की बेड़ियां, मैं बार बार कहता हूँ, धर्म की बेड़ियों ने हमें बांध रखा है।
जिस भी वैज्ञानिक का के बारे में आप पता लगाएंगे ना, तो धर्म, ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक धर्म नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं, जितना जरूरी होता है उतना ही बस। लेकिन हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ही कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा, सब कुछ छोड़ छाड़ के सारा अपना जो एनर्जी है, पोटेंशियल है, वो धर्म पर लगाते हैं। जबकि भगवान भी ऐसा नहीं कहता। भगवान क्या कहते हैं? भक्ति करो, और उस भक्ति का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मंदिर जाके भी भक्ति हो सकती है, मंदिर बिना जाए घर में रह के भी भक्ति हो सकती है। चिंतन करके, भगवान का चिंतन, ध्यान, अंतर ध्यान, समाधि, भजन, ये करके भी भक्ति हो सकती है। कुछ मत कीजिए, चुपचाप भगवान का एक भजन सुबह शाम गा लीजिए, हो गया भक्ति। और क्या चाहिए? भगवान क्या बोलते हैं कि मुझे दिन भर याद करो, तुम फिर काम कब करोगे, है ना? तो जितने भी नाम आपको मिलेगा ना, सारे के सारे जो ईसाई यहूदी हैं, है ना, तो इस क्षेत्र को उपजाऊ अर्धचंद्र कहा, जो यहाँ आरंभिक कृषकों की कृषि उत्पादन के विशिष्ट केंद्रों की ओर संकेत करती है। यानी अर्धचंद्र का, मैंने सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा उसको संज्ञा दी गई, उपजाऊ अर्धचंद्र। जैसा कि हमने पिछली इकाई में देखा, अभिनूतन युग के अंत में लगभग 11,700 BCE और उसके पश्चात अभिनव युग के आरंभ में पश्चिम एशिया शिकारी संग्रहकर्ताओं का जीवन जलवायु के उतार चढ़ाव द्वारा प्रभावित हुआ। सही बात है ये, कभी ठंड, कभी बरसात, कभी गर्मी, न स्वेटर था, न कुछ था, कुछ भी नहीं था, प्रभावित तो होगा ही। पश्चिमी एशिया के गहरे समुद्र केंद्र, ऊपरी तलछट और झीलों से प्राप्त पराग के कणों से प्राप्त साक्ष्य दर्शाते हैं कि अभिनूतन युग के अंतिम भाग में की जलवायु जो थी, ठंडी थी और सूखी थी। सूखा ठंडा में ही आता है ना, क्योंकि ठंडे के टाइम पे बारिश नहीं होती, तो ठंडा पड़ेगा तो सूखा भी पड़ेगा। अभिनूतन युग के अंत के तुरंत बाद, ध्यान से सुनिएगा, तुरंत बाद तापमान और वर्षा में वृद्धि हुई। गर्मी बढ़ी तो बरसात भी बढ़ा। और लगभग 9000 BCE के दौरान शुष्कता अर्थात सूखे में वृद्धि हुई। फिर सूखा भी बदल रहा है चीजें, बारिश, सूखा, ठंडा, बारिश, वर्षा, सूखा, ठंडा, स्थिर नहीं है। अभी आप जाएंगे पश्चिमी देश तो वहां का जलवायु क्या है? स्थिर है। भारत की जलवायु क्या स्थिर? हमें पता है कि नवंबर आने वाली है, मतलब अब स्वेटर निकाल लेना है ना। अब जो है मार्च का होली आने वाली है, अब फरवरी खत्म होने वाली है, होली आने वाली है, स्वेटर अंदर डाल दो, है ना। मई का महीना घुस चुका है, अब जून आने वाली है, फटाफट छाता, रेनकोट निकाल लीजिए, बरसात होने वाली है। पता है हमें, पहले पता नहीं था कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा। और आर्द्र थी तब भी अभिनूतन युग के आरंभ के समय जलवायु ठंडी और आर्द्र थी। यह परिस्थितियां विशेषकर मानव के बसने के लिए उपयुक्त थी। वर्षा में वृद्धि के कारण पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र के तटीय पर्वतों के आसपास वन क्षेत्र में विस्तार हुआ, क्योंकि बारिश होती है तो जंगलों में बढ़ोतरी होती है। बारिश के समय देखिएगा जंगल खिला खिला रहता है। वर्षा में वृद्धि के कारण हो गया आधुनिक तुर्की, सीरिया, इजराइल, इराक और ईरान के पर्वतों और निचली पहाड़ियों को सर्दियों में पर्याप्त मात्रा में वर्षा प्राप्त हुई। उन्हें वर्षा मिला, पानी मिली तो जीवन बदला, जिससे आगे के घास के मैदान पौधों और जानवरों की प्रजाति दोनों में ही समृद्ध थे। पानी होता है ना तो पूरा जंगल खुश रहता है। उदाहरण के लिए लेवांट का क्षेत्र 2 प्रकार के जंगली गेहूं, एनकॉर्न और एम्मर और जौ के लिए उपयुक्त था। 2 तरह के जंगली गेहूं का इस्तेमाल, मतलब जो है उगाया जा रहा था। ठीक है, ये उसके लिए क्या था? उपयुक्त था। यानी इससे हमें मालूम चलता है कि प्रारंभिक खेती जो है गेहूं और जौ की ही शुरू हुई थी, जो प्रारंभिक खेती थी, है ना। अब देखिए, भेड़ और बकरी के जंगली पूर्वज पहाड़ी भूभाग में बसते थे। 11,000 BCE के आसपास उत्तर केबारन काल के दौरान यहाँ पशुओं के चराने के साक्ष्य मिलते हैं कि पशु को चराते भी थे। कौन? इंसान, मनुष्य। उसके शीघ्र पश्चात जॉर्डन घाटी में मध्य पाषाण युग के नेतुफियन समुदाय ने यहाँ काफी हद तक जीवन निर्वाह का आधार विकसित किया। यानी जीवन जीने के लिए जो चीजें चाहिए
उस अनुकूल उस क्षेत्र को बनाया। उन्होंने जंगली मृग यानी हिरन, भेड़ और बकरी के मध्य ग्रीष्मकाल में घास की खोज की। ठीक है, क्योंकि घास चाहिए भाई खाने के लिए, शाकाहारी है। उसमें ऊपरी पहाड़ियों की ओर प्रवासी परागमन का अनुसरण किया, यानी चरना, बकरियों को चराने की प्रथा शुरू हुई। यहाँ घास नहीं है तो बगल की पहाड़ी में लेके जाओ। तो उस टाइम से अभी तक भी बकरी और भेड़ बकरों की चढ़ाई होती है। उन्होंने तटीय जल संसाधनों का दोहन किया और क्षेत्र की नवीन निर्मित झीलों में मछली पकड़ने गए। तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके कि मछली पालन शुरू हो गया था। उन्नत घुमंतुओं ने वहां पाए जाने वाले जंगली अनाजों और पौधों को भी क्या किया, एकत्रित किया। नीचे आइए। नेतुफियन उस समय प्रचलित खाद्य संग्रहण के कौशल में इतने निपुण थे। नेतुफियन उस काल के समय के लोग, उसे नेतुफियन कहते हैं। यहां पर दिया गया, आप पढ़ सकते हैं, है ना। आज का जो जॉर्डन है ना, जॉर्डन देखिए, जॉर्डन क्षेत्र, जॉर्डन कहाँ पे है, जस्ट एकदम इजराइल और तुर्की के आसपास है। इजराइल क्या, तुर्की के नहीं, इजराइल के आसपास है जॉर्डन। बॉर्डर शेयर करता है थोड़ा बहुत, है ना। एक बहुत सुंदर सा खूबसूरत सा देश है, मिस्र के बगल में है जॉर्डन। तो वो प्रचलित खाद्य संग्रहण के कौशल में इतने निपुण थे कि उसने उन्हें एक विशेष स्थान पर लंबे समय तक टिके रहने योग्य बनाया और उस समय प्रचलित उनकी घुमंतु गतिविधियों को कम किया। इसके बारे में पहले बता चुके हैं, ये लोग अस्थायी हो गए, है ना। 10,500 BCE के सांस्कृतिक दस्तावेजों में औजार जैसे कि छोटी बर्छी, लघु पाषाण औजार और मछली पकड़ने के हुक आदि कुल्हाड़ियों और हंसियों के साथ साथ मिले, जो कि अधिक अस्थायी बसावट वाली जीवन शैली की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। हंसिए, ये तो पता है आपको, हंसिए जो धान काटते हैं, हंसुआ बोलते हैं आज। हंसुआ पर अनाज की बाली से प्राप्त हुए सिलिका के कणों की जमावट के कारण चमक यानी बालू, यह इस तथ्य की पुष्टि करती है कि उन्होंने पौधों की खेती करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने एक स्थान पर बसने की जीवन शैली को और अधिक बढ़ाने के लिए अन्य टिकाऊ भोजन जैसे बांज फल की और भी रुख किया। अब हमेशा तो भैया आप गेहूं नहीं उगा सकते हैं, तो समय समय की बात है, मौसम की बात है। तो बाकी समय भी अगर आपको खाना चाहिए, दूसरा फसल भी ढूंढना पड़ेगा। गेहूं के समय गेहूं खाओ, चावल के समय चावल खाओ। तो इस जगह पे टिके रहना है तो आपको नई नई चीजें आप फसल उगानी पड़ेंगी। तो उन्होंने वो भी यही कर रहे थे, है ना। नेतुफियन स्थलों से प्राप्त किए गए औजार जैसे ओखली और मुसली पौधों पर उगने वाली फसल पर उनकी अधिक निर्भरता की पुष्टि करते हैं, यानी पौधों पर। जैसे जैसे आगे तापमान बढ़ी और यह 8,000 BCE के आसपास दक्षिणी लेवांट में बढ़कर और अधिक गर्म हो जाता है, तो वहां वन आवरण और वर्षा में कमी आ गई, जिसने नेतुफियनों को जानवरों के लेबनान और सीरिया की ओर प्रवास का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया होगा। मैंने कहा था कि सऊदी अरब उधर के लोग, रेगिस्तान के लोग भेड़ बकरी चढ़ाते हैं, है ना, भेड़ बकरी चढ़ाते हैं। तो वही हुआ, गर्मी और भी बढ़ गई, अब रेगिस्तान धीरे धीरे बन रहा है। सोचिए अब जो वो वाला इलाका है ना, वो खेती वहाँ सब खत्म होगा। आप देखिएगा, पहले क्या पढ़ा हमने कि इस इलाके में खेती बहुत होती थी, उपजाऊ कहा गया उसे, उपजाऊ अर्धचंद्र, है ना। लेकिन अब फिर खेती खत्म होगा, मौसम बदलेगा, खेती खत्म हो जाएगा अब। और देखिए ये मौसम का बदलना अभी जारी है, इस मौसम का बदलना अभी जारी है। सऊदी अरब में बर्फ गिर गया, सोचिए इस साल सऊदी अरब में बर्फ गिरा है ठंडा में, सोचिए। तो फिर से मौसम फिर से अपना जो है वो मारना शुरू कर रहा है। और देखिए कुरान में लिखा हुआ है, अब देखिए हर चीज़ तो झूठी नहीं हो सकती, कुरान में लिखा हुआ है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सऊदी अरब में जहाँ पे रेत है वहाँ बर्फ़ गिरेगी और जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ रेत हो जाएगी। ये कुरान में लिखा हुआ है, वास्तविकता है ये, इसे इनकार हम लोग नहीं कर सकते। बहुत से नेतुफियन स्थलों को त्याग दिया गया और बाद में कुछ स्थल जैसे जेरिको, ये आज भी एक शहर है, में फिर से बसावट हुई, जिसे आरंभिक कृषि बसावट के रूप में पुरातात्विक मान्यता मिली है कि कृषि का वहां पे साक्ष्य मिला है। अब ये बहुत अच्छी तरह स्थापित हो गया कि सिर्फ जलवायु परिवर्तन ने ही कृषि को प्रेरित नहीं किया, है ना। बड़े जन समुदाय की आजीविका के पोषण के लिए तथा यह तथ्य है कि आरंभिक कृषि गहन श्रम वाली थी, मेहनत वाली थी
और तभी की जा सकती थी जब कार्य करने के लिए अधिक हाथ उपलब्ध हों, क्योंकि खेती करने के लिए मजदूर चाहिए। उस समय मशीन तो थी नहीं, जिसने समुदायों को कृषि द्वारा अधिक अभ्रमणशाली अस्तित्व की ओर खींचा। अभ्रमणशाली, अब भ्रमण नहीं करना, अब रुक जाना है, स्थायी बन जाना है। इस प्रकार लगभग 8500 BC के बाद जब नेतुफियन अधिक अनुकूल वातावरण वाले क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए, वहां समुदायों को उपयुक्त प्रोत्साहन मिला, जिससे वे प्रकृति की ओर से उपलब्ध अच्छे भूभागों की खोज कर सकते थे, जहां पे वो रह सके, जीवन यापन कर सके। विशेषकर नए पालतू बनाए गए पशुओं के लिए पानी और चारागाह भूमि, क्योंकि खुद का खाना तो चाहिए ही चाहिए, पशुओं के लिए भी तो खाना चाहिए। आरंभिक गांव निचली यूफ्रेटस के बजाय ऊपरी यूफ्रेटस की तरफ सिमटे हुए थे, जहां नाम है जगह का, है ना, जहां कृषि, सिंचाई और बाद में कई हजार साल में शहरीकरण की प्रक्रिया, देखिए मैंने कहा पहले ही, शुरू होने से पहले ही शहरीकरण कैसे हुआ, गांव बना, बस्ती बनी, मोहल्ला बना, गांव बना, शहर बना, नगर बना, तब तक हम लोग डेवलप होते गए। ठीक है, तो इस शहरीकरण की प्रक्रिया देखी गई, लोग अस्थायी हो गए ना। नवपाषाण गांव जैसे तेल मुरब्बित, उस समय के गांव थे ये, तेल मुरब्बित कहाँ थे, नाम से ही स्पष्ट है। सीरिया की तरफ यूफ्रेटस स्थित एक स्थल है। विशेषकर अधिक वर्षा और चारागाह की उपलब्धता के कारण यह अस्तित्व में आया। पहले बारिश बहुत हुआ करती थी, अब नहीं होती है, क्योंकि मौसम परिवर्तन हो गया। परिवर्तन की प्रक्रिया के पूर्ववर्ती काल में, यानी जब यहाँ बारिश नहीं थी, फसल नहीं था, उससे पहले के काल में संसाधनों की उपलब्धता और जनसंख्या द्वारा उसके दोहन करने की आवश्यकता के बीच असंतुलन की लगातार उत्तरोत्तर बढ़ती हुई गति के कारण भोजन प्राप्ति के कौशल और नए तरीकों को बढ़ावा मिला। जैसे लोगों को मालूम चला कि इस क्षेत्र में क्या है, संसाधन है, तब धीरे धीरे क्या हो गया, अब खींचतान शुरू हो गई। जानवरों को और अच्छे तरीके से नियंत्रित किया गया और पौधों को उगाने में और अधिक व्यवस्थित पद्धति को अपनाएगा। अब लोग सीख रहे थे धीरे धीरे, जितना दिन बीत रहा लोग सीख रहे हैं, है ना। चलिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 9-10 की किताब में है, बीघा और जेरिको। ये 9-10 का हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको जेरिको के बारे में जानकारी मिलेगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि आरंभिक नवपाषाण गांव उन क्षेत्रों के पास स्थापित हुए जहां पानी और किसी योग्य भूमि थे और चारागाह थे। जॉर्डन स्थित बीघा में, है ना, क्या है, नेतुफियन स्तर पर कापरा बकरी की एक प्रजाति को कुल जीव जंतु समूह का 76% मानते थे। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया ना कि उधर के लोग भेड़ बकरी, उधर भेड़ बकरी बहुत मिलता है, गाय वाय नहीं मिलता, समझ रहे ना, उन इलाकों में गाय वाय नहीं मिलता, भेड़ बकरी ऊंट वगैरह अधिक मिलता है उन सब इलाकों में। और देखिए, मुसलमानों ने गाय खाना कब से शुरू किया, उन इलाकों में खेती होती नहीं थी, है ना, होती नहीं थी। अब अभी क्या आधुनिक, ये तो बहुत पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, सब BC की बात कर रहे हैं, 8000 BC की बात कर रहे हैं, मैंने आज से 10,000 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस टाइम खेती था, लेकिन बाद में नहीं था। तो खेती नहीं था तो भैया अब जानवर बेकार हो गया, तो क्या करेंगे, उसको खाओ, काट के खाओ उसको, ठीक है। और बाकी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ गाय बैल की थी जरूरत थी, वहाँ वहाँ उसको पूजा गया। पूजा गया मतलब क्यों, पूजा करने का अर्थ है बचाना। आपने देखा होगा बहुत सारे दीवारों पर भगवान का मूर्ति लगा देते हैं, फोटो लगा देते हैं, क्यों, ताकि वहां कोई व्यक्ति पेशाब ना करे। देखा आपने कभी, देख लीजिएगा, बड़े बड़े शहरों में होता है, है ना। तो हाँ, तो चीजों को समझिए, अगर वहां पर लिख दिया, क्योंकि देखिए इंसान ना सीधी बात समझता नहीं है। अगर इंसान को कहेंगे ना यहाँ पेशाब करना मना है, दीवार पे लिखिएगा ना, तो साला आदमी वहीं मुतेगा, ठीक है, आदमी वहीं पेशाब करेगा, ठीक है, ये चीज है। अब क्या है, वहां पर भगवान का मूर्ति लगा दो भैया, देखो किसकी मजाल है, दिखाओ पेशाब करके, मान जाएंगे हम, क्योंकि भगवान है भाई, कोई पेशाब क्यों करेगा वहां, सिंपल सा फंडा है। तो उसी प्रकार पीपल के वृक्ष को भगवान माना गया, गाय को माँ मानी गई, क्योंकि गाय को माँ मानेंगे तो क्या होगा, माँ को तो कोई काटेगा नहीं। तो कोई भी हिंदू है जो गाय को काटता, कभी नहीं, कोई भी हिंदू व्यक्ति गाय का मीट नहीं खाएगा। अगर वह हिंदू धर्म को मानता है तो कभी वो गाय का मीट का भक्षण नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि गाय को माँ का संज्ञान दिया गया है ना, माँ समझा गया गाय को। तो गाय को माँ समझा गया मतलब आपको
बड़े बड़े जो उस टाइम के ऋषि मुनि पंडित लोग थे ना, वो जानते थे कि अगर मैं बोलूं आदमी को ना कि इसको मत करो तो ये वही करेगा। तो एक काम करो, क्या करो, अफीम सुंघा दो, मतलब धर्म सुंघा दो। कार्ल मार्क्स ने कहा था ना, धर्म एक अफीम है, जनता को सुंघा दो बस, उसके बाद खेल देखते जाओ, उसके बाद खेल देखते जाओ। अभी रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़, अब ध्यान दीजिएगा, 10-20 साल बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, अगर हम लोग साथ में रहें तो डिस्कस करेंगे हम लोग इस बारे में 10-15 साल बाद। अभी भारत में ये जो वर्तमान सरकार है वो गजब का खेला कर रही है। देखिए, जब भी कोई सरकार कुछ गलत करते हैं ना, उस टाइम दिखता नहीं, क्यों पता है? देखिए, हमारे और आपके आंखों पर ना एक चश्मा लगा दिया गया, वो राष्ट्रवाद का चश्मा। क्या चश्मा? राष्ट्रवाद का। इंडिया, हिंदू, पाकिस्तान, ये वो, बम फोड़ देंगे, युद्ध कर देंगे, दिस दैट, ठीक है। तो अभी हमें ना चश्मा, तो देखिए ये सबके साथ होता है, हर देश में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में, हर देश में होता है, हर कालखंड में होता है कि हमें एक चश्मा दे दिया गया, पहन लो भैया राष्ट्रवादी का चश्मा, बस आपको और कुछ नहीं दिख रहा होगा। सरकार इस आड़ में क्या कर रही है, क्या गलत काम कर रही है, ये नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि चश्मा लगा दिया गया। ये कब दिखेगा? जब ये सरकार चली जाएगी, और उसके भी तुरंत बाद नहीं दिखेगा, 10-5 साल बाद वो चीज़ दिखना शुरू हो जाएगा आपको। सोचिए, कांग्रेस की सरकार थी 2008 में, 2008 में क्या हुआ था? 2008 में हो गया था मुंबई में हमला। तो सोचिए क्या दो बड़े चीज़ हुए थे उस समय। महाराष्ट्र में हमला हुआ था, महाराष्ट्र के सीएम ने इस्तीफा दे दिया था कि मुझे शर्म आ रही है खुद को सीएम कहते हुए कि मैं अपने राज्य के लोगों को बचा नहीं पाया। और जो भारत के गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर, उन्होंने भी जो है वो इस्तीफा दे दिया था। सोचिए, तो उस दौर के नेताओं में कितनी मतलब लज्जा थी, कितनी लज्जा थी, वो फेस नहीं कर पा रहे थे पब्लिक को। तो उसने क्या किया? मतलब राजनीति से ही संन्यास ले लिया, जाओ इस्तीफा दे रहा हूं मैं। सोचिए, होम मिनिस्टर, बाप रे बाप, होम मिनिस्टर, मैंने समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री के बाद दूसरा नंबर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज की सरकार को आप देखिए, कुछ नहीं। अभी दिल्ली में क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल को तो घेरा गया शीश महल को लेकर, न्यूज़ आपने भी सुनी होगी, ये 4 लाख का पर्दा, ये पर्दा। अभी जो रह रही है रेखा गुप्ता, ना क्या नाम है दिल्ली के सीएम का, 60 लाख रुपए, हाँ 60 लाख रुपए जी, 60 लाख रुपए का बजट पास किया गया, पता है आपको? 60 लाख बजट पास किया गया उनके घर का रिनोवेशन के लिए। और इलेक्शन से पहले वो क्या बोली थी? इसी केजरीवाल की तरह बोली थी, है ना, सेम टू सेम, कि मुझे घर नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे, बयान है, कह रही हैं न्यूज़ में, ऐसा वैसा जगह पे नहीं, न्यूज़ चैनल में बैठ कर कह रही है। और वही औरत, वही सीएम आज 60 लाख सिर्फ रेनोवेशन में, नया घर नहीं। अगर 60 लाख में कोई नया घर बनता तो मान भी लेता मैं कि चलो नया घर में खर्चा है, फाउंडेशन है, फर्नीचर है, रेनोवेशन हो रहा है, मैंने बना बनाया चीज़ पर फिर से नई नई चीज़ें, 24 तो AC, 47 तो पंखा, तो ये भी चीज़ें, तो बताइए क्या चीज़ें हो रही है ना। तो ये सी चीज़ें, इनफैक्ट जंगल, अभी हसदेव जंगल काटा जा रहा है। और मैं तो स्टेटस में रोज लगाता हूँ, छत्तीसगढ़ में एक एरिया है बहुत सारा, बहुत बड़ा, 25 एकड़ का, है ना, 25 से 30 एकड़ का है, हसदेव जंगल, बहुत फेमस है वहाँ पे। तो वहाँ पे जंगल को क्या कर दिया गया ना, अडानी को दे दिया गया है। अब क्या हो रहा है वहाँ पे लोग, हाँ, अब अडानी, वहाँ पे कोयला है जमीन के अंदर, तो अडानी पूरा जंगल काट रही है। सोचिए 25 एकड़ में कितने पेड़ होंगे? 5000 पेड़ है वहाँ पे, 5000 पेड़, 5000 पेड़ वहाँ काटे जा रहे हैं। और पब्लिक विरोध न करे इसके लिए, पता है, सोचिए, जंगल काटा जा रहा है और प्रोटेक्शन, जंगल मतलब प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? अडानी को पुलिस। सोचिए, पुलिस वहाँ पे क्यों खड़ी है? ताकि कोई प्रोटेस्ट ना कर पाए। और बैरिकेड लगा दिया गया पूरे जंगल की, कोई जंगल घुस ना पाए। धड़ल्ले से बड़े बड़े पेड़, उन पेड़ों की उम्र शायद 250-300 साल की होगी, उन पेड़ों को काट दिया जा रहा है। पेड़ काटने से मुझे दिक्कत नहीं है, आप काट लीजिए पेड़, नो प्रॉब्लम, है ना, काटिए, क्योंकि बिना पेड़ काटे डेवलपमेंट भी होगी नहीं। लेकिन आपने ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया होगा, एक आकलन किया होगा 5000 पेड़, तो उससे पहले ही आप एक नया जंगल का निर्माण कर दीजिए कहीं पर। बहुत सारे भूमि जो है वो पड़े हुए हैं, वहाँ पर एक जंगल बना दीजिए आप। लेकिन वो तो की नहीं, मोदी जी गए, एक सिंदूर का पौधा लगा दिया, और यहाँ 5000 पेड़ काट दिए जा रहे हैं।
तो पर्यावरण को लेकर मोदी सरकार बिल्कुल भी क्या है, एकदम बकवास। और उसी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही, हाथ तक नहीं लगने दिया मनोज भाई, हाथ तक नहीं लगने दिया जंगल को, बात को समझना होगा। और पत्रकार, भाजपा की सरकार आती है और पत्रकारों की मृत्यु होना शुरू हो जाती है ना। अभी एक पत्रकार को मार दिया गया ना छत्तीसगढ़ में, खतरनाक टाइप से मार दिया गया, भयंकर मौत। पोस्टमार्टम में मतलब पसली टूटा हुआ, गर्दन टूटा हुआ है ना, 12-15 जगह पे फ्रैक्चर पूरे शरीर में, आंख निकाल दिया गया, इस तरह की मौतें, और माथे को फाड़ दिया गया, सर कपाड़ को, तो इस तरह की चीज़ें। तो वही बात है ना, दिक्कत है, थोड़ा सा अभी दिक्कत चल रहा है देश में। तो देखिए, तो कापड़ा बकरी की प्रजाति बाद में नवपाषाण काल में 7500 से 6200 BCE में यहाँ बाह्यकृति प्रजनन और पशुओं की जीवन पद्धति में परिवर्तन के संकेत मिलते हैं, जिसकी पुष्टि जीन समूह और जीवाश्म अवशेषों के अध्ययन से होती है। देखिए, जब एक जानवर को, जंतु को या इंसान को ही एक अच्छा माहौल मिलता है ना, तो वहाँ पर क्या शुरू हो जाता है, प्रजनन, बच्चे पैदा करना। क्योंकि बच्चे पैदा करने के लिए भी अनुकूल मौसम चाहिए, ऐसे वैसे आप बच्चे जहाँ तहाँ पैदा नहीं कर सकते हैं, है ना। वही है, आगे नहीं चाहिए। जॉर्डन घाटी में जेरिको, वर्तमान का फिलिस्तीन जहाँ पर है, गाजा, इजराइल, है ना, सदाबहार झरने के पास था। अतः यह बढ़ती हुई कृषि बस्ती पानी के लिए पानी का महत्वपूर्ण स्रोत था। वो झरना मध्य 20वीं सदी के पुरातात्विक खुदाइयाँ मुख्य रूप से कैथलीन कैन्यन द्वारा की गई, जिसने दर्शाया कि वहाँ बसावट में मध्य पाषाण काल से आरंभिक कृषि चरण तक, जो लगभग 10,000 BC के बाद यहाँ एक निरंतरता देखने को मिलती है। सोचिए, पहले वो खेती वाला जमीन था, बाद में रेगिस्तान हो गया। जेरिको के निचले स्तरीकृत खुदाई क्षेत्र में उनके द्वारा मिट्टी के बर्तनों के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिलते। इस पूर्व मृदभांड नवपाषाण अवस्था में उगने वाले गेहूं और जौ मूल रूप से इस प्रदेश के नहीं थे, कहीं और से लाया गया था। समझ रहे हैं ना, वही घुमंतु वाला, यहाँ गए तो बीज लेके चला गया, वहां लगा दिया, ऐसा। इन बालियों के बीज संभवतः जॉर्डन से फिलिस्तीन, जेरिको लाए गए थे। जॉर्डन से लाए गए थे लिखा है, मैंने जेरिको अपने से ऐड कर दिया ताकि आपको समझ में आए। हालांकि जल्दी ही यहाँ इन बालियों की खेती में आरंभिक प्रयास के बाद आरंभिक कृषकों ने पर्यावरण का दोहन कुछ इस प्रकार किया कि वे अधिशेष खाद्य उत्पादन करने योग्य हो गए। अब खेती करने के लिए तो पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे ना, वही हुआ। मृग, हरिण, हिरण मतलब सुअर, और जंगली गाय, बैल जानवर, PPNN, ये वाला पूर्व मृदभांड नवपाषाण काल आरंभिक स्तर के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इस अवस्था में जानवरों को पालतू बनाए जाने के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। जेरिको से जो साक्ष्य मिलता है वो महत्वपूर्ण ढंग से यह तथ्य स्थापित करता है कि विशेषीकृत शिकार ने जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया को और प्रोत्साहित किया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर शिकार करने वाली अर्थव्यवस्था शिकार किए जाने वाले जानवरों को आवश्यक रूप से पालतू बनाने की ओर बढ़ती। जेरिको में हिरण की बजाय भेड़ और बकरी को चुना गया। देखिए, मैंने पहले कहा ना, भेड़, बकरी, ऊंट, यही 3 था। वहां भी ऊंट भी आएगा कहीं ना कहीं, देखिएगा बाद में ऊंट भी आएगा। यह कुछ इच्छित लक्षणों अथवा उन पशुओं की खाने की आदत के कारण हो सकता है। मृग का एक विशेष प्रकार का आहार और सीमित वास स्थान होता है और उसे पालतू बनाए जाने के लिए अयोग्य होता है। आप उसको पालतू नहीं बना सकते, जंगली जानवर को पालतू नहीं बना सकते आप, ठीक है। अगर बनता भी है तो उसमें बहुत समय लग जाता है, वेरियस टाइम, ठीक है, टाइम उसमें बहुत लग जाता है, ठीक है। तो आज इसको वहीं तक रहने दीजिए, कल फिर हम लोग जो है वो आगे इसमें बढ़ेंगे।